नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास एवं काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धांत आचार्य भट्टनायक उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर मुझे जरूर बताएं। मैं आपका अति आभारी रहूंगा दोस्तों। देखिए, आचार्य भट्टनायक ने साधारणीकरण के बारे में क्या बताया है। साधारणीकरण का अर्थ होता है सामान्यीकरण दोस्तों। साधारणीकरण का अर्थ होता है सामान्यीकरण, अर्थात इस रस की इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, वहां साधारणीकरण होता है दोस्तों। इस बात को आप आराम से नोट कर लेना। रस कि इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, वहां साधारणीकरण होता है। और इस सूत्र के प्रतिपादक है आचार्य भट्टनायक, जो तीसरे दर्जे के हैं। प्रतिपादक रस सूत्र के तीसरे आचार्य हैं आचार्य भट्टनायक। रस सूत्र के तीसरे आचार्य है आचार्य भट्टनायक, जिन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है। आगे देखिए, उन्होंने बताया है साधारणीकरण में कालिदास की शंकुतला न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है और रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करते हैं। ठीक है ना, वात्सल्य भाव का अनुभव करते हैं, यह साधारणीकरण है। आगे बताया इन्होंने, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्री यशोदा के साथ दर्शक की अनुभूति का तादाद में स्थापित हो जाता है। साथ ही कृष्ण के केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का श्री कृष्ण आलम्बन बन जाते हैं। श्री कृष्ण केवल यशोदा के ही पुत्र न रहकर सबके आलम्बन भाव बन जाते हैं, यानी पुत्र बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है आचार्य भट्टनायक के अनुसार दोस्तों। ये आप बात ध्यान में रखें। आगे भट्टनायक जी कहते हैं, देखिए, भावक्तम साधारणीकरणम तेन व्यापारेण विभावादय स्थायी च साधारणी क्रियन्ते। यह परिभाषा दी है भट्टनायक ने। तो भट्टनायक जी कहते हैं, देखिए, भावक्तव साधारणीकरण है, भावक्तव ही साधारणीकरण। परीक्षा में सवाल पीजीटी में कई बार पूछा गया है, राजस्थान में स्कूल व्याख्याता में कई बार ये पूछा गया है और सेंटर में केवीएस में पीजीटी में कई बार पूछा गया है। भावक्तव ही साधारणीकरण है मानने वाले आचार्य है तो आचार्य होंगे भट्टनायक। ये हमेशा आप ध्यान रखें। अगला है स्थायी भाव तथा अनुभाव आदि के साधारणीकरण का अर्थ क्या है। उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र होना और सामान्य रूप से प्रतीत होना ही साधारणीकरण माना गया है आचार्य भट्टनायक के अनुसार। आगे बताया है, साधारणीकरण के कारण सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होती है, अतः सीता न रहकर कामिनी मात्र बन जाती है। यही साधारणीकरण है। मैंने शॉर्ट भाषा में इसको लिखा है, यही साधारणीकरण है दोस्तों, आप ध्यान में रखें। आगे भट्टनायक जी कहते हैं कि काव्य की तीन क्रियाएं होती है। काव्य की तीन क्रियाएं होती है, यानी काव्य के तीन व्यापार होते हैं, ऐसा भट्टनायक जी मानते हैं। एक है अभिधा यानी काव्यार्थ को प्रतीति, भावक्तव यानी साधारणीकरण, और भोजकत्व रस का भोग। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, राजस्थान में स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है, कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभिधा, भावक्तव, भोजकत्व, ठीक ना। भट्टनायक रस का भोग, भोजकत्व को रस का भोग मानते हैं और भावक्तव को साधारणीकरण मानते हैं और अभिधाव को काव्यार्थ की प्रतीति मानते हैं। ये बात आप ध्यान में रखें दोस्तों और पेन कॉपी से लिखते रहें। ये तो डेफिनेट है कि इसमें से सवाल आना ही आना है, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा और नोट करते रहिए। इनमें भावक्तव ही साधारणीकरण है, यह बताया गया है भट्टनायक जी के अनुसार। भट्टनायक जी ने बताया भावक्तव ही साधारणीकरण है। आगे स्पष्ट किया है, साधारणीकरण से पहले दर्शक जितने भी दर्शक हैं, सभी दर्शक साधारणीकरण से पहले सीता, राम, दुष्यंत आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ग्रहण करते हैं, किंतु साधारणीकरण
कि सीता, राम तथा दुष्यंत और शकुंतला विशेषतः समाप्त हो जाता है तथा सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है ना, साधारणीकरण के बाद स्पष्ट है कि भट्टनायक विभाववादी के सामान्य हो जाने के कारण को सामान्यकरण मानते हैं, साधारणीकरण मानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। इस तथ्य को आप पूरा जहन में उतार ले। भट्टनायक ने अभिधा भावुकत्व भोजकत्व बताया और भावुकत्व ही साधारणीकरण है। उनके अनुसार उन्होंने स्पष्ट किया कि भट्टनायक विभाववादी के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। सवाल कहीं से भी दे दिया जाएगा, परंतु इस वीडियो में से सवाल बाहर नहीं होगा, यह मेरा दोस्तों वादा है, क्योंकि मैंने पूरा सार ले लिया, पूरा सार ग्रहण कर लिया है। आगे देखिए, अभिनव गुप्त साधारणीकरण के बारे में क्या कहते हैं। अभिनव गुप्त साधारणीकरण के बारे में क्या कहते हैं। साधारणीकरण हो जाने पर विभाववादी ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाता है। जब साधारणीकरण होता है काव्य का, तो विभाववादी ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। कैसे? साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है। साधारणीकरण की अवस्था में, यानी सामान्यकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यह कहते हैं अभिनव गुप्त दोस्तों। ठीक है ना, यह कहते हैं अभिनव गुप्त, कहते हैं आचार्य अभिनव गुप्त। आगे देखिए, अभिनव गुप्त जी और कहते हैं साधारणीकरण के 2 स्तर बताए अभिनव गुप्त ने। कितने स्तर बताए? 2 स्तर बताए हैं। पहला स्तर इन्होंने बताया है विभाव आदि का व्यक्ति विशेष संबंध है वो छूट जाता है। विभाव आदि का व्यक्ति विशेष का जो संबंध होता है वो छूट जाता है। और दूसरा बताया है सामाजिक दर्शक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। सामाजिक यानी दर्शक का व्यक्तित्व जो बंधन होता है, एकाग्रता होती है देखने वालों की, वो बंधन है वो छूट जाता है, ऐसा अभिनव गुप्त मानते हैं। उन्होंने ये कहा कि विभाववादी का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही क्या है? साधारणीकरण है। नोट कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण है, तो अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण यही है, विभाववादी का ममत्व परत्व का संबंध से अलग होना साधारणीकरण मानते हैं, है ना। साधारणीकरण मानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बात को आप जहन में उतार ले और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें, अपना नोट्स भी बनाते रहें। आपके पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा याद रहेगा। एकदम आपने YouTube चैनल पर देख लिया और आपको याद नहीं रहा, तो आप लिखित में लिखते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ में। फिर आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं साधारणीकरण के बारे में? परस्य न प्रश्यति ममेति न ममेति तदा स्वादे विभावदे परिच्छेदो न विशेष। ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। देखिए क्या कहते हैं आचार्य विश्वनाथ, कहते हैं विभाव आदि का अपने पर्याय की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। जो संस्कृत की अभी मैंने 2 लाइनें पढ़ी, उसी में यही लिखा है कि विभाव आदि का अपने पर्याय की भावना को मुक्त हो जाना साधारणीकरण कहलाता है। यह आप ध्यान में रखें, बहुत अच्छा है, आप इसको जहन में उतार लें। विश्वनाथ के अनुसार, विश्वनाथ साधारणीकरण किसको मानते हैं? परीक्षा में ऐसा ही सवाल पूछा जा सकता है, या फिर आपके सामने 3-4 आचार्य होंगे और उसके सामने वो साधारणीकरण किनको मानते हैं, ऐसा भी आपके सामने हो सकता है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें से मिलान करो, तो आपको मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। सवाल ऐसा आया हुआ है कॉलेज लेक्चर में और स्कूल व्याख्याता में, पीजीटी में ऐसा सवाल आया हुआ है। एक तरफ आचार्य होगा और एक तरफ उनके विचार होंगे कि वो साधारणीकरण किसको मानते हैं, आपको मिलान करना है। तो बहुत अच्छा, आप इस तरीके से नोट्स बनाते रहे और याद करते रहे। विभाववादी का विश्वनाथ क्या मानते हैं? विभाववादी के संबंध में यह मेरे हैं अथवा मेरे नहीं, इसके हैं अथवा दूसरे के नहीं, इसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं साधारणीकरण के समय। यह आचार्य विश्वनाथ कहते हैं ये मेरे हैं अथवा मेरे नहीं, ये दूसरे के हैं अथवा दूसरे के नहीं, इसका विश्लेषण सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि विभाव आदि का अपने पर्याय की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है, ही सामान्यकरण है। गुलाब राय का मत है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव आदि को साधारणीकरण मानता है। यह गुलाब राय ने बताया है।
गुलाब राय भी हिंदी के आचार्य हुए, उन्होंने ये बताया कि आचार्य विश्वनाथ किसको मानते हैं साधारणीकरण, तो उन्होंने बताया कि आश्रय, आलंबन और स्थायी भाव, विभाव आदि को साधारणीकरण मानते हैं। यह बताया है आचार्य गुलाब राय ने। किसके बारे में बताया है? यह आचार्य विश्वनाथ के बारे में बताया है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव, विभाव को साधारणीकरण दोस्तों मानते हैं। इस बात को आप आराम से ध्यान में रखें। आज इतना ही दोस्तों, कल मैं और नए तथ्य के साथ जो पीछे छूट गए हैं साधारणीकरण के आचार्य, किसने किसको साधारणीकरण माना है, और भी आचार्य है, कक्षा थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने शॉर्ट किया है। आज जितना पढ़ा है उनको आप कॉपी में नोट करते जाइए। कल की कक्षा में जो पीछे छूट गए हैं आचार्य, उनको मैं लेके दोस्तों आऊंगा कि किस आचार्य ने साधारणीकरण किनको माना है। भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक का साधारणीकरण, उनके बारे में जो कहने वाले आचार्य हैं उनको और लेके आऊंगा। शुक्ल जी को भी आपके बीच में लाऊंगा, शुक्ल जी ने साधारणीकरण किसको माना है। तो नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें, क्योंकि जो ही मेरा नया नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी करें, आपके दोस्त भी इस क्लास का आनंद ले सकें। यही हमारा उद्देश्य है, फ्री ऑफ चार्ज। धन्यवाद, नमस्कार।